अगर कोई लोगों से ये कहे कि पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद कोई ग्रह इस वक्त उनके घुटनों में हो रहे दर्द या उनके खराब पाचन का असली कारण है, तो शायद ज्यादातर लोग हंसेंगे ही। बिल्कुल, मतलब पहली बार सुनने में तो ये किसी पुरानी अंधविश्वासी कहानी जैसा ही लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बस डराने की कोशिश हो रही हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आधुनिक विज्ञान और खास तौर पर एंडोक्रिनोलॉजी, मतलब हमारे शरीर के हार्मोन्स का विज्ञान, वो ठीक इसी बात की पुष्टि कर रहा है। जी हाँ, और आज का हमारा ये गहन विश्लेषण इसी विषय पर है जो शायद सोचने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दे। तो आज हम आचार्य मनोज वासुदेव जी की एक बेहद रोचक रिसर्च रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं जो वैदिक वाइब्स और समुद्र रत्नम आयुर्वेद की तरफ से है। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या शनि की 7.5 महज एक दुर्भाग्य का समय है या फिर ये एक बहुत ही स्पष्ट और पूर्वानुमानित बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और मजेदार बात यह है कि इस प्रक्रिया को विज्ञान की मदद से डिकोड किया जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, क्योंकि एक तरफ ज्योतिष है जो ग्रहों की बात करता है और दूसरी तरफ मॉडर्न मेडिकल साइंस जैसे क्रोनोबायोलॉजी और गट ब्रेन एक्सिस। इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के बीच आखिर तालमेल कैसे हो सकता है? देखिए, ये तालमेल समझने के लिए ना हमें इन दोनों की शब्दावली के पीछे जाना होगा। प्राचीन भारतीय ज्ञान यानी ज्योतिष और आयुर्वेद, ये दोनों अलग अलग भाषा में एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कैसे? अगर हम वैदिक ज्योतिष को देखें तो शनि ग्रह के कुछ बहुत स्पष्ट गुण बताए गए हैं, जैसे कि शीत मतलब ठंडा, रूक्ष यानी सूखा, खरा जो कि खुरदरापन है, और मंद यानी बहुत धीमा। ठीक है, ठंडा, सूखा और धीमा। हाँ, और दूसरी तरफ आयुर्वेद में जो वात दोष है, जिसका निर्माण वायु और आकाश तत्वों से हुआ है, उसके भी बिल्कुल यही गुण हैं। वात भी ठंडा, सूखा और अस्थिर होता है। ओह, मतलब दोनों के गुण बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अंतरिक्ष के एक ग्रह का सूखापन वो एक इंसान के शरीर के अंदर सूखापन कैसे ला सकता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कुछ आध्यात्मिक या हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। ये मानव शरीर की भौतिक और रासायनिक संरचना का बहुत ही सटीक चित्रण कर रहे हैं। जब शनि की ऊर्जा या कह लें कि शरीर में वात हावी होता है तो सबसे पहले शरीर की आंतरिक नमी सूखने लगती है। जैसे गर्मियों की तेज सूखी हवाएं किसी तालाब के पानी को पूरी तरह सुखा देती हैं। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल वैसे ही शनि की ऊर्जा शरीर की नमी सोखती है, त्वचा फटने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हमारे जोड़ों के बीच जो एक फ्लूइड होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड, हाँ, जो एक तरह का लुब्रिकेंट होता है, जी, वो फ्लूइड सूखने लगता है। आपको पता है महर्षि चरक ने सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में 80 प्रकार के वात रोगों का वर्णन किया है। और ज्योतिष में शनि को अस्थि यानी हड्डियों और मज्जा यानी नर्वस सिस्टम का स्वामी माना गया है। अगर मैं इसे एक आसान तरीके से समझूं तो ये ऐसा है जैसे आपकी कार के इंजन से किसी ने सारा तेल निकाल दिया हो। इंजन के पुर्जे आपस में रगड़ खाएंगे और वो खराब हो जाएगा। एकदम सटीक एनालॉजी है। बिना चिकनाहट के हड्डियां रगड़ खाती हैं और भयानक दर्द होता है। लेकिन ये सब क्या रातों रात होता है? मतलब क्या 7.5 के उन 7.5 सालों में कोई मेडिकल टाइमलाइन होती है जिसके तहत अंगों पर क्रमिक असर होता है? हाँ, बिल्कुल एक टाइमलाइन है और ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। इसके 3 चरण होते हैं जो अलग अलग वात प्रकारों को निशाना बनाते हैं। तो पहला चरण क्या है? प्रथम चरण, जिसे उदय चरण कहते हैं, ये तब होता है जब शनि 12वें भाव में आता है। ये सीधे प्राणवात को प्रभावित करता है। प्राणवात, इसका शरीर पर क्या असर होता है? तो प्राणवात के बिगड़ने से अनिद्रा शुरू होती है, नींद का चक्र बाधित हो जाता है, बिना किसी कारण के अज्ञात भय लगता है और शारीरिक रूप से इसका सबसे पहला असर पैरों और पिंडलियों में दर्द के रूप में दिखता है। अच्छा, तभी लोग कहते हैं कि 7.5 पैरों से शुरू होती है। और फिर दूसरा चरण यानी शिखर चरण, ये तब होता है जब शनि सीधे चंद्रमा के ऊपर से गुजरता है और ये सबसे तीव्र होता है। चंद्रमा को तो ज्योतिष में मन और तरल पदार्थों का कारक माना जाता है ना? एकदम सही। अब आप सोचिए, शनि की भयंकर शुष्कता जब चंद्रमा के तरल पदार्थों से टकराती है तो क्या होगा?
इसे विष योग भी कहते हैं। इस दौरान शरीर के व्यान और समानवात पूरी तरह बाधित हो जाते हैं। तो इसका शरीर पर मतलब मेडिकल असर क्या दिखता है? बहुत ही गंभीर असर होता है। मानसिक तनाव अपने चरम पे पहुंच जाता है। अनियमित हृदय गति, जोड़ों का गंभीर आर्थराइटिस और पाचन विकार, मतलब इंसान का फ्लूइड डायनामिक्स पूरी तरह चरमरा जाता है। एक सेकंड रुकिए, आप कह रहे हैं कि एक ग्रह का गोचर वाकई शरीर में पैरों से लेकर सिर तक एक क्रमिक मेडिकल ब्रेकडाउन पैदा कर सकता है। ये तो किसी टाइम बॉम्ब की तरह लग रहा है जो धीरे धीरे फट रहा हो। ये एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब ही है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, अस्त चरण, जब शनि दूसरे भाव में जाता है। यहाँ वो उदानवात को प्रभावित करता है। तो इसमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं? इसमें गले की समस्याएं, दांत में दर्द और चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव या नर्व पेन शुरू हो जाता है। बाप रे! लेकिन अब मैं इस पूरी प्रक्रिया को सीधे एंडोक्रिनोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया से समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर कोई मॉडर्न डॉक्टर इसे देखेगा तो वो वात या गोचर की भाषा तो नहीं बोलेगा ना? बिल्कुल नहीं। एक मॉडर्न डॉक्टर इसे क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स या दीर्घकालिक तनाव प्रतिक्रिया कहेगा। जब साढ़े साथी का अज्ञात भय और अनिद्रा होती है तो शरीर का HPA एक्सेस एक्टिवेट हो जाता है। HPA एक्सेस मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस, जो स्ट्रेस के समय कोर्टिसोल हार्मोन छोड़ता है। हाँ भाई, तनाव में कोर्टिसोल लगातार बढ़ता है। और ये कोर्टिसोल क्या करता है? ये हमारे हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं, जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट्स कहते हैं, उनको काम करने से रोक देता है। अच्छा, और जो हड्डियां गलाने वाली कोशिकाएं हैं, जिन्हें ऑस्टियोक्लास्ट्स कहते हैं, कोर्टिसोल उन्हें और ज्यादा सक्रिय कर देता है। मतलब हड्डियों का क्षय तेजी से होने लगता है। साथ ही सूजन पैदा करने वाले साइटोकॉन्स बढ़ जाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कार्टिलेज को नष्ट करने लगते हैं। अगर मैं फिर से कंस्ट्रक्शन साइट वाली उपमा दूं, तो अत्यधिक तनाव के कारण हमारे दिमाग ने डाइजेशन और रिपेयरिंग कारखानों का शटर डाउन कर दिया है। हाँ। और मतलब जो मिस्त्री दीवार बना रहे थे उन्हें छुट्टी पर भेज दिया, और जो मजदूर पुरानी दीवार तोड़ रहे थे उन्हें डबल शिफ्ट पे लगा दिया। बहुत खूब, ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा शरीर बस फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। आपने कहा डाइजेशन भी रुक जाता है, मतलब गट ब्रेन एक्सिस का भी यहाँ कोई रोल है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो प्राचीन ऋषियों का वात कुपित होना और आधुनिक विज्ञान का नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोलैप्स होना, ये असल में एक ही घटना के दो नाम हैं। तनाव में आंतों की गतिशीलता, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, वो 40% तक कम हो जाती है। 40%? मतलब खाना पेट में ही पड़ा रहता है? हाँ, हमारा जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो बाधित हो जाता है। आंतों में जो लैक्टोबैसिलस जैसे हमारे मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो कम होने लगते हैं। इससे लीकी गट की समस्या पैदा होती है। लीकी गट मतलब आंतों की दीवार कमजोर होकर विषाक्त पदार्थों को सीधे हमारे खून में रिसने देती है। बिल्कुल। और आयुर्वेद में इसी विषाक्त पदार्थ को आम कहा जाता है। जब ये आम रक्त में मिलकर जोड़ों में पहुंचता है तो उसे आम वात कहते हैं, जिसे मॉडर्न मेडिसिन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है। ये सब बायोलॉजिकल है, मान लिया, लेकिन क्या सच में अंतरिक्ष में बैठे एक ग्रह का भौतिक रूप से कोई लेना देना है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक डर है? देखिए, इसके दो पहलू हैं, भौतिकी और मनोविज्ञान। पहले भौतिकी की बात करते हैं। नासा और जाक्सा के अंतरिक्ष यात्रियों पर जो शोध हुए हैं वो साफ बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में जरा सा भी बदलाव शरीर में तरल विस्थापन या फ्लूइड शिफ्ट करता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि एस्ट्रोनॉट्स का खून पैरों से सिर की तरफ जाने लगता है, सिर में दबाव बढ़ता है और पैरों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक वैसे ही। और शनि, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, उसका बहुत बड़ा चुंबकीय मंडल या मैग्नेटोस्फीयर है। जब वो गोचर करता है तो वो पृथ्वी के आयन मंडल में विक्षोभ या डिस्टरबेंस लाता है। तो पृथ्वी का आयन मंडल प्रभावित होता है, पर इससे हमें क्या? इससे बहुत फर्क पड़ता है। मानव मस्तिष्क के बीच में एक पीनियल ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। आयन मंडल का डिस्टरबेंस सीधे पीनियल ग्रंथि को डिस्टर्ब करता है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बिगड़ जाता है। ओह, और मेलाटोनिन ही हमारी नींद कंट्रोल करता है। तो हमारी जैविक घड़ी या सर्केडियन रिदम बिगाड़ जाती है, जिससे अनिद्रा होती है। सब कुछ कनेक्ट हो गया। लेकिन इसका एक और पहलू है जो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो है नोसीबो प्रभाव या नोसीबो इफेक्ट। नोसीबो इफेक्ट
ये प्लेसिबो का उल्टा होता है ना? हाँ, 7.5 का नाम सुनते ही लोगों में डर पैदा हो जाता है और इस नकारात्मक अपेक्षा के कारण मस्तिष्क में कोलेसिस्टोकिनिन या सीसीके नाम का एक रसायन सक्रिय होता है। और ये रसायन क्या करता है? ये दर्द की संवेदनशीलता को बहुत बढ़ा देता है। मतलब जो दर्द आपको थोड़ा सा होना चाहिए था, वो इस रसायन के कारण असहनीय लगने लगता है। रिपोर्ट बताती है कि 70% लोग केवल इसी डर की वजह से सामाजिक मेलजोल कम कर देते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है। मतलब केवल ये विश्वास कर लेना कि अगले 7.5 साल मेरे लिए बुरे होंगे, मेरे मस्तिष्क में ऐसे रसायन छोड़ता है जो सच में मेरा शारीरिक दर्द बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। डर से आप घर में बैठते हैं, जिससे वात और डिप्रेशन बढ़ता है। ग्रहों के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल और मानव मन का डर, ये दोनों मिलकर एक घातक चक्र, एक विशिष्ट साइकिल बना देते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी जटिल जैविक और खगोलीय प्रक्रिया को समझ तो लिया हमने, लेकिन क्या इसे हैक किया जा सकता है? इसका समाधान क्या है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। क्या हम अपनी जीवन शैली बदलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रभाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं? उत्तर है हाँ, एक एकीकृत चिकित्सा पद्धति या इंटीग्रेटिव हीलिंग से। तो आयुर्वेद इसमें कैसे मदद करता है? आयुर्वेद में स्नेहन यानी तेल मालिश को बहुत महत्व दिया गया है। जब मालिश होती है तो त्वचा के रिसेप्टर सक्रिय होते हैं और मस्तिष्क को शांत करने का सिग्नल भेजते हैं, जिससे कोर्टिसोल कम होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ तेल लगाने से स्ट्रेस हार्मोन कम हो रहा है? हाँ, और गट माइक्रोबायोम को संतुलित करने के लिए बस्ती यानी एनिमा का उपयोग होता है। साथ ही अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियां HPA एक्सिस को नियंत्रित करती हैं। और योग वगैरह का कोई रोल? बहुत बड़ा रोल है। योग और प्राणायाम सीधे हमारी वेगस नर्व को सक्रिय करते हैं, जो हमारे शरीर को स्ट्रेस से बाहर निकालकर रिलैक्स करती है। लेकिन जो पारंपरिक ज्योतिषीय उपाय है, जैसे शनि के मंत्र पढ़ना या हनुमान चालीसा, क्या उनका कोई वैज्ञानिक आधार है या वो सिर्फ श्रद्धा की बात है? वो पूरी तरह वैज्ञानिक हैं। ये मंत्र केवल धार्मिक नहीं है, ये एक प्रकार की साउंड थेरेपी है। ये विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट का काम करती हैं। और जो दान करते हैं लोग लोहे या काले तिल का, वो भी बहुत तार्किक है। दान करने से अहंकार टूटता है और सेवा भाव जगता है। विज्ञान कहता है कि जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे सुखद हार्मोन्स का स्राव होता है। और ये हार्मोन्स वात को शांत करते हैं। मतलब निष्कर्ष ये है कि शनि से डरने के बजाय उसके गुणों जैसे अनुशासन, धैर्य, नियमितता और सेवा, उनको अपना लेना ही असली इलाज है। बिल्कुल, शनि की 7.5 महज एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल ऑडिट है। खगोलीय ऊर्जा, जैविक रसायन और मानवीय मनोविज्ञान का एक गहरा तालमेल, जो हमें अपनी सेहत और कर्मों के प्रति सचेत करता है। सच में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिखाती है कि क्रॉनिक तनाव से कैसे बचें, अपनी गट हेल्थ को कैसे सुरक्षित रखें और जीवन में अनुशासन कैसे लाएं, फिर चाहे कोई ज्योतिष पर विश्वास करता हो या नहीं। बिल्कुल, ज्ञान का असली फायदा यही है। अच्छा, इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है। बताइए। अगर शनि का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का आयन मंडल सच में हमारे मेलाटोनिन और जैविक घड़ी को प्रभावित करता है, तो क्या भविष्य में हम ऐसी स्मार्ट वेयरेबल टेक्नोलॉजी या स्मार्ट होम्स बना सकते हैं? मतलब कैसे? मतलब जो विशिष्ट ग्रहों के गोचर के दौरान हमारे आसपास के स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र और कमरे की कृत्रिम रोशनी को खुद ब खुद एडजस्ट कर दें, ताकि हम इन ज्योतिषीय प्रभावों को तकनीकी रूप से बायो हैक कर सकें। क्या बात है, ये तो बहुत ही एडवांस सोच है। लेकिन क्रोनोबायोलॉजी जिस दिशा में जा रही है, ये बिल्कुल संभव है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें ब्रह्मांडीय बदलावों से बायोलॉजिकल स्तर पर ढाल दे, है ना? तो चलिए, श्रोताओं के लिए ये एक सोचने वाला विषय है। इस अद्भुत जानकारी और विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ब्रह्मांड और शरीर के इस विज्ञान पर आप भी जरूर विचार कीजिएगा। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।